वेलकम बैक दोस्तों। काफी दिनों से इस मूवी की रिक्वेस्ट आ रही थी, सो फाइनली दिस मूवी इज हियर। मूवी का नाम है इब्बनी तबीदा इलियाली, जो एक कन्नड़ा लैंग्वेज मूवी है। सच में मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मूवी देखते समय मुझे दिया मूवी की याद आ गई। मतलब सम काइंड ऑफ ए रोमांटिक टाइप मूवी है ये। स्पेशली मुझे मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने बहुत ही मस्त लगे। सारी मूवी कुछ शायराना अंदाज में चलती है। अब मूवी का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है, 2 घंटे 40 मिनट के आसपास है, सो वीडियो भी थोड़ी लंबी हो सकती है। लेकिन मूवी बहुत ही मजेदार है। सुकून से इस मूवी की कहानी को सुनिए, एंजॉय करिए। बहुत ही अच्छी फील गुड मूवी है ये। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही सिद्ध और राधा की एंगेजमेंट हो रही होती है और सिद्ध अपने आप में ये कहने लगता है कि शादी हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है। कुछ लोग प्यार करके शादी करते हैं और कुछ लोग शादी होने के बाद एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन जब आपको ये बात पता चले कि आप कभी भी दोबारा प्यार नहीं कर सकते, तो क्या तब भी शादी करना सही बात है? अगर आपने शादी भी कर लिया, क्या अपने पार्टनर को खुश रख पाएंगे? सो मेरी हालत भी ऐसी ही है। अगर मैं राधा से शादी करूंगा तो मुझे लगता है कि मैं उसे चीट कर रहा हूँ। मैं राधा को धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं राधा से कहने वाला हूँ कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। इस तरह से एंगेजमेंट होने के बाद राधा के पास जाता है यही बात बोलने के लिए। चैप्टर 1 का नाम है राधा। इस तरह से सिद्ध राधा की कॉलेज पर जाता है उससे मुलाकात करने के लिए। राधा के सामने बैठने के बाद सिद्ध यही सोचने लगता है कि मैं राधा को ये बात कैसे बताऊं। बातों में राधा सिद्ध से कहने लगती है कि सिद्ध, क्या तुम ऐसे ही चुपचाप बैठे रहते हो? कम ऑन, कुछ बोलो ना। मैं तुम्हारे मुंह से काफी सारी बातें सुनना चाहती हूँ। प्लीज बात करो बात करो बात करो। तो सिद्ध कह देता है कि राधा, मैं शादी नहीं करना चाहता। और एक्चुअली आज अप्रैल का महीना होता है। राधा यही सोचने लगती है कि सिद्ध इसके साथ जोक कर रहा है। कहने लगती है कि इतना घटिया जोक मैंने कभी नहीं सुना। इस तरह से सिद्ध की बातों पर यकीन नहीं करती। बाद में राधा अपनी फीलिंग्स जाहिर करने लगती है। एक्चुअली राधा अपनी शादी के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है। कुछ दिनों के बाद इसकी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाएगी। उसके बाद सिद्ध के साथ शादी हो जाएगी। राधा सिद्ध से बहुत प्यार करती रहती है। हालांकि इन दोनों की अरेंज मैरिज हो रही होती है। लेकिन जब राधा ने सिद्ध को देखा उसी वक्त इससे प्यार करने लगी। अब राधा की बातों में सिद्ध अपनी बात कह नहीं पाता। खैर कुछ दिनों के बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। फाइनली शादी का दिन आ ही जाता है। सिद्ध अभी भी कंफ्यूजन में रहता है कि शादी करूं या ना करूं। जब मंगलसूत्र पहनाने ही वाला होता है, राधा से कहने लगता है कि राधा, बचपन से लेते हुए आज तक मैंने कभी भी अप्रैल फूल नहीं मनाया। अब तुम ही डिसाइड कर लो कि मुझे क्या करना होगा। सिद्ध की बातें सुनने के बाद राधा शॉक में रह जाती है। समझ जाती है कि सिद्ध इससे शादी नहीं करना चाहता। चुपचाप मंडप से उठकर फर्स्ट ऑफ ऑल खाना खाती है, क्योंकि बेचारी को बहुत भूख लगी होती है। इस तरह से इन दोनों की शादी टूट जाती है। उसके बाद दूसरे चैप्टर का नाम है अनाहिता। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है 2008। उस टाइम सिद्ध अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहा होता है। एक रात सिद्ध और उसके फ्रेंड्स अपने जूनियर्स को लेकर किसी डांस क्लब पर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर सिद्ध के कॉलेज वालों को एंट्री नहीं मिल रही होती। सब कुछ फिल हो चुका होता है। तो उसी भीड़ भाड़ में सिद्ध एक खूबसूरत लड़की को देखता है। इसी का नाम है अनाहिता। अनाहिता के पास एक छोटा सा कैमरा होता है। इस कैमरे को देखकर सिद्ध को किसी की याद आने लगती है। बस अनाहिता को ऐसे ही देखते रहता है। उसके बाद अनाहिता रिसेप्शन पर आकर सिद्ध से यही कहने लगती है कि आपको रूल्स ब्रेक नहीं करना चाहिए। अनाहिता को देखकर ऐसा लगता है कि इसको ढंग से कन्नड़ा नहीं आती। कुछ कन्नड़ा, कुछ इंग्लिश, कुछ हिंदी, सब कुछ मिक्स करके बात करती रहती है। अब अनाहिता की बातें सुनने के बाद सिद्ध चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त अनाहिता के कॉलेज वाले सिद्ध के पास आते हैं कुछ बाउंसर्स को लेकर, क्योंकि थोड़ी देर पहले सिद्ध ने अनाहिता के कॉलेज वाले एक बंदे को मारा पीटा होता है। सो यहाँ पर एक जबरदस्ती फाइट चलने लगती है। सिद्ध उन सारे लोगों को मार पीट कर वहाँ से भगा देता है। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर राधा अपने हनीमून के होटल पर आती है। एक्चुअली इस मूवी की कहानी कभी पास्ट कभी प्रेजेंट में चलती रहती है। सो राधा इस हनीमून के रूम को देखकर बहुत रोने लगती है। काश अगर आज मेरी शादी सिद्ध से होती तो मैं यहाँ पर सिद्ध के साथ सुनहरे पल गुजार रही होती। उसी वक्त वॉशरूम से सिद्ध बाहर आता है और कमरे में राधा को देखकर शॉक में रह जाता है। राधा से कहने लगता है कि रूम ऑलरेडी बुक्ड है, तो मैंने सोचा क्यों वेस्ट कर दूं, इसलिए मैं यहाँ पर काम करने के लिए आ गया। यह सुनने के बाद राधा अपनी बैग लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सिद्ध राधा को जाने नहीं देता। तो ऑलरेडी राधा बहुत ही गुस्से में होती है, तो सिद्ध राधा को समझाने की कोशिश करने लगता है, मनाने की कोशिश करते रहता है। सिद्ध से पूछने लगती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है? क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो?
सिद्ध कहने लगता है मुझे पता नहीं राधा। राधा पूछने लगती है मुझे पता नहीं, ये कैसा जवाब है? अच्छा क्या वो तुमसे प्यार करती है? सिद्ध कहने लगता है कि इसका जवाब मुझे पास्ट में भी नहीं मिला। राधा पूछने लगती है तो फिर क्यों हम दोनों की शादी नहीं हुई सिद्ध? क्या तुम उस लड़की का इंतजार कर रहे हो? सिद्ध कहने लगता है कि राधा हर मिनट मैं तुमको उससे कंपेयर करता हूँ, लेकिन मुझे किसी भी लड़की में उसकी जैसी छवि नजर नहीं आ रही। उस लड़की के साथ जिस तरह से बात करता था मैं तुमसे नहीं बात कर पाता। जब भी मैं उसके चेहरे पर हंसी देखता हूँ तो मेरे लिए वो एक एक्साइटमेंट है। ये सारी फीलिंग्स मुझे तुम्हारे साथ नहीं होती राधा। सच बात यह है कि मैं उसका इंतजार नहीं कर रहा। उसकी यादें मेरी जिंदगी से कम्प्लीटली चली जाएं, उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ मैं। राधा कहने लगती है ठीक है सिद्ध, मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। सिद्ध कहने लगता है कि राधा तुम बात को नहीं समझ रही, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता। राधा झटके से कहने लगती है कि सिद्ध क्या तुम मुझे किस कर सकते हो? ये सुनने के बाद सिद्ध वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी राधा सिद्ध को अपनी बाहों में लेकर इसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगती है, लेकिन सिद्ध की आंखों में इसके लिए प्यार नजर ही नहीं आता। और उसी तरह से सिद्ध राधा से आंखें नहीं मिला पा रहा होता और ना ही इसे किस कर पाता। फटाफट से वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में सिद्ध के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। एक्चुअली सिद्ध और उसके फ्रेंड्स एक स्टार्टअप कंपनी को स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो अपने फ्रेंड को मैसेज भेज देता है कि मैं उससे मिलने के लिए गोवा जा रहा हूँ। इसका फ्रेंड मैसेज करने लगता है कि अरे सिद्ध, इतने साल के बाद तुम उससे मिलने के लिए जा रहे हो, पता नहीं वो कहाँ पर होगी, शायद वो अपनी लाइफ में बिजी होगी, तुम्हें भूल चुकी होगी। एक्चुअली बात यह है कि सिद्ध के दिमाग में कुछ सवाल होते हैं, तो वो लड़की कैसी है, उसकी जिंदगी कैसी है। अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ही दोबारा उस लड़की के पास जा रहा होता है, तभी इसकी जिंदगी को तसल्ली मिलेगी। इस तरह से चैप्टर 3 शुरू होता है, फेट। थोड़ी देर पहले सिद्ध कैमरे को देखकर किसी को याद किया था ना, वो एक्चुअली इसकी माँ होती है। सिद्ध की माँ हमेशा सिद्ध की फोटोग्राफ्स क्लिक करती रहती है। सिद्ध जो भी करता वो सारी चीजें। एक दिन सिद्ध की माँ के मुंह से खून निकलने लगता है। चेकअप करवाने पर यह बात पता चलती है कि सिद्ध की माँ को कैंसर हुआ। उसके बाद सिद्ध की माँ का ट्रीटमेंट शुरू होता है। ट्रीटमेंट के दौरान सिद्ध की माँ की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। सो अपनी माँ की इस हालत को देखकर सिद्ध अपनी माँ से ही बहुत डरने लगता है, अपनी माँ के करीब ही नहीं जाता। एक दिन फाइनली सिद्ध अपने हाथों से अपनी माँ के लिए लेटर लिखकर जब अपनी माँ के पास जाता है तो इसकी माँ दुनिया से जा चुकी होती है। अब सिद्ध की माँ की यही विश होती है कि सिद्ध एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर बने। उसके बाद सीन 2008 में शिफ्ट होता है, जहाँ पर किसी जगह पर कुछ कॉलेजेस के बीच टूर्नामेंट मैच चलते रहता है। सो इस मैच में सिद्ध भी पार्टिसिपेट होता है। अब मैच शुरू होने से पहले सिद्ध अनाहिता के कॉलेज के एक टीम मेंबर से मुलाकात करता है। वही कैप्टन होता है दूसरी टीम का। अनाहिता के बारे में पूछने लगता है कि उस बंदी का नाम क्या है। वो बंदा कहने लगता है कि एक्चुअली वो लड़की बंगाली है, मतलब उसके फादर बंगाली है और उसकी माँ कर्नाटका की रहने वाली है। बहुत सालों पहले वो लोग गोवा चले गए कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए। वो लड़की यहाँ पर आई है। कुछ नाम बताया था उसने अपना, बनर्जी चैटर्जी कहकर, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद जब सिद्ध मैच खेल रहा होता है तो दिनेश नाम का एक बंदा बॉलिंग करते रहता है और सिद्ध अनाहिता को ही याद करके ढंग से खेल नहीं पाता। अब फाइनली सिद्ध को गुस्सा आकर जबरदस्त तरीके से बैटिंग करने लगता है। सिद्ध की बैटिंग को देखकर कुछ बड़े लोग इसका सिलेक्शन कर लेते हैं। सो उसी रात जब सिद्ध पार्टी शार्टी कर रहा होता है तो उसका फादर सिद्ध को फोन करके इसको कांग्रेचुलेशंस बोलने लगता है। सिद्ध कहने लगता है कि अरे पापा, अभी पूरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बस नेट प्रैक्टिस के लिए सिलेक्शन किया गया है। इसका फादर कहने लगता है जो भी हो बेटा, तुम अपने माँ के सपने को पूरा करो। अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो भी बहुत खुश होती। तभी उसी किसी जगह पर सिद्ध अनाहिता को देखता है, मतलब वो किसी बुक स्टोर पर जा रही होती है। तो सिद्ध फटाफट से उस बुक स्टोर पर जाकर अनाहिता से बात करने की कोशिश करने लगता है। मतलब वॉचमैन सिद्ध को दुकान के अंदर आने नहीं देता, इशारों से ही बात करने लगता है, लेकिन अनाहिता इससे बात ही नहीं करती। थोड़ी देर के बाद जब अनाहिता वहाँ से बाहर जाने लगती है तो सिद्ध अनाहिता को बुलाने लगता है। हे मिस चैटर्जी बनर्जी, क्या नाम है तुम्हारा, रुको तो जरा। जब अनाहिता पीछे पलट कर देखती है तो सिद्ध सॉरी कहते हुए कहने लगता है कि सॉरी, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, हम उस रात मिले थे ना, तुमको याद तो होगा। अनाहिता अपनी आधी अधूरी कन्नड़ा से पूछने लगती है कि आप मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो, प्लीज मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो ये सुनने के बाद सिद्ध दोबारा अनाहिता से बात ही नहीं करता, सॉरी कहकर चुपचाप वहाँ से खिसक लेता है और अनाहिता वहाँ से चली जाती है। अनाहिता की खींची हुई एक फोटो नीचे गिर जाती है। जब सिद्ध अनाहिता को देने वाला होता है तो अनाहिता वहाँ से जा चुकी होती है। सो अनाहिता की याद में इस फोटो को सिद्ध अपने पास रख लेता है। उसी वक्त ये गाड़ी आकर सिद्ध को ठोक देती है। बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सीडेंट होता है इसका एक पैर तो टोटली फ्रैक्चर हो जाता है। इसका क्रिकेट का करियर शुरू होने से पहले ही दी एंड हो जाता है। मतलब डॉक्टर्स कहने लगते हैं कि सिद्ध दोबारा
क्रिकेट नहीं खेल सकता। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर सिद्ध गोवा पर आ जाता है उसी अनाहिता को तलाश करने के लिए। एयरपोर्ट के पास ही टैक्सी वालों से एक फोटो दिखाकर वहाँ का एड्रेस पूछते रहता है। एक्चुअली ये फोटो सिद्ध को उस टाइम मिला था जिस टाइम इसका एक्सीडेंट हुआ था। अनाहिता ने एक फोटो भूल गई थी। उस फोटो में गोवा का एक पोस्ट बॉक्स होता है और अब भला पोस्ट बॉक्स को देखकर कौन एड्रेस बोल सकता है। तो इस तरह से फाइनली जब एक बूढ़े बंदे से जाकर पूछने लगता है तो उसको भी नहीं पता होता, लेकिन इस फोटो के पीछे एक पोएम लिखा होता है। उसके बारे में पूछने लगता है। सिद्ध कहने लगता है बस एक छोटा सा पोएम है इंग्लिश में। वो ड्राइवर कहने लगता है कि अरे मुझे इंग्लिश भी आती है। इस तरह से कन्नड़ा लैंग्वेज में बोलने लगता है। अब ये बंदा कन्नड़ा जानने की वजह से सिद्ध इससे मदद मांगने लगता है। वो ड्राइवर इस सिद्ध को अपनी टैक्सी में जगह जगह पर घुमाने लगता है। वो ड्राइवर कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम इस पोस्ट बॉक्स को नहीं बल्कि किसी और को तलाश करने के लिए यहाँ पर आए हो। इस तरह से अपनी कहानी सिद्ध को बताने लगता है। जब मुझे 22 साल की उम्र थी उस वक्त मैं चंडीगढ़ से गोवा आ गया। सिद्ध इस ड्राइवर की कहानी में अपने आप को, अनाहिता को और राधा को इमेजिनेशन करने लगता है। उस ड्राइवर ने एक लड़की को थिएटर के बाहर देखा था। देखते ही पहली नजर में इसको प्यार हो गया। ये ड्राइवर हर रोज उस लड़की को देखने लगा। उस लड़की की एक और फ्रेंड होती है जिसकी आंखें नजर नहीं आती, मतलब ब्लाइंड होती है। इस अंधी लड़की का फादर बहुत ही रईस होता है। ये दोनों फ्रेंड्स एक ही कार के जरिए से कॉलेज जाते आते रहते हैं। तो इस ड्राइवर ने ये डिसाइड कर लिया कि ये उनका ड्राइवर बन जाएगा। इस तरह से फाइनली ड्राइवर की जॉब हासिल कर लेता है, बस उस लड़की से बातचीत करने के लिए। जो अंधी लड़की होती है वो उस ड्राइवर से बहुत बातें करने लगती है। ये ड्राइवर जिस लड़की से पसंद करता है वो बहुत ही कम बातें करने लगती है। थोड़ा शाय किस्म की लड़की होती है ये। सो देखते ही देखते इन तीनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। जब भी वो दोनों लड़कियां गाड़ी में बैठकर कॉलेज जाने वाले होते हैं तो ये ड्राइवर उन दोनों को काफी सारी कहानियां बोलने लगता। इसी दरमियान में जो ओनर की बेटी है ना, वो अंधी लड़की, वो इस ड्राइवर से प्यार करने लगती है। फाइनली एक दिन वो लड़की इस ड्राइवर को प्रपोज भी कर देती है। यही देखकर दूसरी लड़की और इस ड्राइवर की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। उस लड़की के आंखों में आंसू देखकर तब जाके इस ड्राइवर को ये बात पता चली कि वो भी इससे बहुत प्यार करती है, लेकिन जाहिर नहीं किया। खैर उसके बाद इस ड्राइवर ने यह सोचा कि इसका ओनर जॉब से निकाल देगा, लेकिन उल्टा इसकी शादी उस अंधी लड़की से करवा देता है। इसकी शादी के टाइम भी वो लड़की वहाँ पर मौजूद थी। शादी होने के बाद वो लड़की वहाँ से चुपचाप चली गई। उसके बाद वो लड़की इस ड्राइवर को कभी भी नजर नहीं आई। 30 साल से मैं एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर घूमते आ रहा हूँ ताकि कभी न कभी वो लड़की मुझे नजर आएगी। सिद्ध पूछने लगता है तो अभी भी आप उस लड़की से प्यार करते हो? ड्राइवर कहने लगता है कि मैं प्यार तो अपनी वाइफ से ही करता हूँ, लेकिन उस लड़की के लिए मेरी केयरिंग है। केयरिंग अलग है, प्यार अलग है। मैं उस लड़की से मिलकर एक बार जानना चाहता हूँ कि वो कैसी है। अगर मुझे पता लग गया कि वो लड़की खुश है तो मैं रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट घूमना बंद कर दूंगा। खैर उसके बाद चैप्टर 4 शुरू होता है, द रेड पोस्ट बॉक्स। मतलब सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब सिद्ध का एक्सीडेंट हुआ था 8 महीनों तक ये बेड पर ही पड़ा रहा। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद सिद्ध अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया। देखते देखते सिद्ध अपने करियर में ग्रो होने लगा। इसकी लाइफ एजुअल से चलने लगी, ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस। सो देखते देखते ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं। एक दिन सिद्ध अपने फादर से कहने लगता है कि पापा मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। एक छोटा सा रेस्टोरेंट बिजनेस आइडिया है मेरे पास, मैं उसे अप्लाई करना चाहता हूँ। इसका फादर पैसे देने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सिद्ध मना करने लगता है कि पापा सब कुछ मैं अपने हिसाब से ही करूँगा, अपने बलबूते पर, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। सिद्ध का फादर कहने लगता है ठीक है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, तुम उनको अपना आइडिया बताओ, फंडिंग वगैरह हो जाएगी तुम्हारी। इस तरह से सिद्ध का फादर एक दिन मीटिंग अरेंज करके सिद्ध उस दिन मीटिंग पर जाने लगता है। शॉकिंगली उसी जगह पर सिद्ध अनाहिता को देखता है। वो भी वहाँ पर कुछ बुक पोएट्री के लिए आई होती है। सिद्ध अनाहिता के पास जाने वाला होता है, लेकिन जा नहीं पाता क्योंकि अनाहिता ने सिद्ध से कहा था कि आप मुझे अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हो। लेकिन सिद्ध फटाफट से अपनी गाड़ी के पास जाकर अनाहिता की उस फोटो को बाहर लाकर वहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड को देने लगता है कि ग्रीन ड्रेस पहनकर एक लड़की अंदर गई है ना, आप उस लड़की को ये एनवलप दे दीजिए। लेकिन वो सिक्योरिटी वाला बंदा उस फोटो को अनाहिता को देने के बजाय दूसरी लड़की को देता है, क्योंकि वो लड़की भी हरे कपड़े पहन के होती है। दूसरी तरफ सिद्ध अपने फादर के फ्रेंड्स को अपना प्रेजेंटेशन देने लगता है। प्रेजेंटेशन के दौरान सिद्ध को ये बात पता चलती है कि इसके स्टार्टअप पर कोई भी बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, बस नाम के लिए इसकी स्पीच सुनने के लिए आए हैं, सिद्ध के फादर की इमेज रखने के लिए। जिस वजह से बेचारा सिद्ध बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। अपने पापा से कह देता है कि पापा मुझे ऐसे बंदे नहीं चाहिए।
मैं ऐसे बंदों को चाहता हूँ जो मेरे आइडियाज को और एक्सप्लोर करे। दूसरी तरफ अनाहिता भी स्टेज पर आकर अपनी कुछ पोइट्री सुनाने वाली होती है, लेकिन वो सुनाती नहीं, चुपचाप वहाँ से निकल लेती है। थोड़ी देर के बाद वो हरे कपड़े वाली बंदी सिद्ध के पास आकर वो फोटोग्राफ वापस कर देती है कि शायद आपने ये फोटो गलत लड़की को दे दिया, मैं वो लड़की नहीं हूँ। शॉकिंगली उसी वक्त सिद्ध की टक्कर अनाहिता से हो जाती है। अनाहिता भी सिद्ध को देखकर शॉक में रह जाती है। अनाहिता को ऐसा लगता है कि सिद्ध दोबारा इसको फॉलो कर रहा है। सिद्ध अनाहिता से हिंदी में बात करने लगता है, लेकिन इतने सालों के बाद अनाहिता की कन्नड़ा बहुत ही स्मूथ हो चुकी होती है। सिद्ध से कन्नड़ा में ही बात करने लगती है। सिद्ध कहने लगता है कि एक्चुअली मैं आपको फॉलो नहीं कर रहा था, आपकी चीज देने के लिए आपको ढूंढ रहा था। इस तरह से वो फोटो देने लगता है। उस दिन आपने इस फोटो को ड्रॉप कर दिया था। अनाहिता कहने लगती है, ओह ये फोटो आपके पास है। सिद्ध कहने लगता है कि इतने सालों तक आपकी अमानत को बचा के रखा और आपने सिर्फ ओह कह दिया। अनाहिता कहने लगती है, थैंक यू वेरी मच। सिद्ध अनाहिता से और भी कुछ बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन क्या बात करें इसको समझ में ही नहीं आता। लेकिन इसकी इच्छा होती है कि अनाहिता से और थोड़ी देर बात करे। फाइनली टाटा बाय बाय बोलकर अपने अपने रास्ते निकलने लगते हैं। लेकिन फाइनली सिद्ध बहुत ही हिम्मत जुटाकर अनाहिता को चाय पर इनवाइट कर ही देता है। चाय पीते समय ये दोनों अपने अपने बारे में बात करने लगते हैं कि ये दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं। सिद्ध अपना बिजनेस आइडिया अनाहिता को सुनाने लगता है और उसी तरह अनाहिता अपनी एक पोइट्री सिद्ध को सुनाने लगती है। लेकिन इसी दरमियान में अनाहिता की किताब में एक छोटा सा बिजनेस आइडिया होता है, वो सिद्ध को बहुत भाने लगता है। उसके बाद सिद्ध अनाहिता से उसका नाम और उसका कॉन्टेक्ट नंबर पूछने लगता है, लेकिन अनाहिता सिद्ध को नहीं देती। बदले में इसको एक हिंट देती है कि मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ से तुमको मेरा नाम और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो यार। उसके बाद सिद्ध उस इवेंट के पास जाकर रजिस्टर में अनाहिता का नेम और कॉन्टेक्ट नंबर हासिल कर लेता है। उसी वक्त अनाहिता को हाय हेलो मैसेज भी भेजने लगता है। तो यहाँ से सिद्ध और अनाहिता के बीच काफी सारी चैटिंग्स होने लगती है। अब सिद्ध तो हवा में उड़ने लगता है। जिस लड़की से बात करना चाहता था, अब वही लड़की सिद्ध के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करती रहती है। उसके बाद एक दिन अनाहिता सिद्ध को ग्रेप्स के बागीचे पर ले जाती है। मतलब ग्रेप्स से वाइन वगैरह बनता है ना, ऐसी जगह पर। एक्चुअली अनाहिता का भी ऐसा ही एक सपना होता है कि इसका भी एक ग्रेप्स का गार्डन हो। बहुत देर तक ये दोनों उसी बागीचे में अच्छा सा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। उसके बाद अनाहिता सिद्ध से एक फोटो के बारे में बताने लगती है कि एक्चुअली जब हमारी फैमिली गोवा शिफ्ट हुए थे तो मेरी मॉम लाइब्रेरी में बैठकर पोएम्स लिखा करती थी। फोटोज वगैरह देखकर मेरी माँ से ही मैंने कन्नड़ा सीखा और मैंने भी हर एक फोटो के पीछे एक पोएम लिखना शुरू कर दिया। तो इस तरह से मेरी ये हॉबी बन गई। इसी एक फोटो पर अनाहिता का डेट ऑफ बर्थ भी लिखा होता है। एक दिन ये दोनों कोई शो देखने के लिए जाते हैं। सिद्ध इस शो पर अपनी कार के जरिए से ना आते हुए बाइक के जरिए से आता है ताकि अनाहिता के साथ और अच्छे से टाइम स्पेंड करे। शो खत्म होने के बाद अनाहिता अपने फ्रेंड का इंतजार करने लगती है ताकि ये दोनों मिलकर अपने हॉस्टल पर वापस चले जाएंगे। तभी अनाहिता की फ्रेंड इसके पास आकर कहने लगती है कि अरे यार मुझे दूसरी जगह पर जाना है, सिद्ध क्या तुम अनाहिता को ड्रॉप कर दोगे? तो सिद्ध बहुत खुश होकर अपनी बाइक लेकर अनाहिता के सामने आता है। सिद्ध की बाइक को देखकर अनाहिता कहने लगती है कि मैं इस बाइक पर नहीं बैठ सकती, थोड़ी स्पोर्ट्स बाइक टाइप होती है ये, जिसकी वजह से ये दोनों ऑटो में जाने लगते हैं। ऑटो में जाते समय अनाहिता अपने स्कूल का एक इंसिडेंट सिद्ध को सुनाने लगती है कि जब मैं स्कूल पढ़ रही थी तो घर वापस जाते समय सड़क के पास ये देखा कि 3 पिगलेट्स रोड को क्रॉस कर रहे थे। उसी वक्त एक कार उनके ऊपर से चली गई। वो नज़ारा देखकर रात भर मैं रोती ही रही। मम्मी पापा मुझे बहुत समझाने की कोशिश की। दूसरे दिन जब मैं दोबारा स्कूल जाने लगी तो वही 3 पिगलेट्स हंसी खुशी रोड क्रॉस कर रहे थे। वो देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई और तभी मैं लास्ट टाइम रोई थी, अभी तक नहीं रोई। जब मेरे पापा इस दुनिया से चल बसे तभी भी मैं नहीं रोई। पता नहीं क्यों माँ ने मुझे संभाल लिया था। अनाहिता का हॉस्टल और थोड़ी दूर होने की वजह से ये दोनों पैदल हॉस्टल के पास जाने लगते हैं। सिद्ध अपने बारे में अनाहिता को बताने लगता है कि एक्चुअली मेरी माँ का सपना था कि मैं क्रिकेटर बनूं, लेकिन तकदीर को कुछ और ही पसंद था। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मैं दोबारा क्रिकेट खेल नहीं पाया और किस वजह से इसका एक्सीडेंट हुआ ये अनाहिता को नहीं बताता। उसके बाद मैं अपने पापा के बिजनेस को ज्वाइन किया। अब मैं खुद एक और अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। सिद्ध पूछने लगता है कि अगर मैं क्रिकेटर बना होता क्या तुम मेरा मैच देखने के लिए आती? अनाहिता कहने लगती है कि मैं गोवा से हूँ और वहाँ पर फुटबॉल पॉपुलर है। अच्छा क्या तुमने वो 90s का चॉकलेट एडवर्टाइजमेंट देखा था? मतलब उस एडवर्टाइजमेंट में जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है तो एक लड़की सिक्योरिटी गार्ड्स को साइड हटाकर ग्राउंड के अंदर भागकर डांस करने लगती है। सिद्ध कहने लगता है हाँ मुझे याद आया, वो लड़की कुछ अजीब का स्टेप्स वगैरह करती है ना,
इस तरह से डांस करने की कोशिश करने लगता है। अनाहिता कहने लगती है, अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं, तुम सिक्योरिटी गार्ड बनो, मैं वो एडवर्टाइजमेंट लड़की बनूंगी, चलो हम दोनों उस एडवर्टाइजमेंट को रिक्रिएट करते हैं। इस तरह से अनाहिता सिद्ध को क्रॉस करके अच्छे से डांस स्टेप्स करने लगती है। अनाहिता को खुश हुआ देख सिद्ध भी बहुत खुश होने लगता है, बस अनाहिता को ही देखते रहता है। उसके बाद अनाहिता का हॉस्टल आने की वजह से वो अंदर चली जाती है गुड नाइट बोलकर। सच में यहाँ पर बहुत ही स्वीट सा गाना चलता है विथ मेलोडियस म्यूजिक। खैर प्रेजेंट डे पर सिड गोवा के सेंट्रल लाइब्रेरी पर आता है। मतलब पास्ट में अनाहिता ने इसी लाइब्रेरी के बारे में जिक्र किया था ना, तो सिद्ध सोचने लगता है कि अनाहिता यहाँ पर आया जाया करती होगी। रजिस्टर वगैरह चेक करने पर वहाँ पर अनाहिता का तो नाम नहीं होता, लेकिन इसकी माँ का नाम होता है। सो सिद्ध अनाहिता के घर का एड्रेस फाइंड आउट करके फटाफट से उसके घर के पास आने लगता है। घर के पास जाते ही सिद्ध यही सोचने लगता है कि अगर अनाहिता मेरे सामने आएगी तो मैं कैसे रिएक्ट करूं, कैसे फेस करूं। घर की घंटी बजाने के बाद घर के अंदर से कोई आता है और सिद्ध शॉक में रह जाता है, क्योंकि अनाहिता बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है, शायद इसको कैंसर होता है। अनाहिता को देखकर सिद्ध को अपनी माँ ही याद आती है। बचपन में जिस तरह से सिद्ध अपनी माँ को देखकर भाग गया था, उसी तरह से अनाहिता को भी देखकर वो अपने कदम पीछे हटाने लगता है। थोड़ी देर के बाद अनाहिता की माँ को दिखाया जाता है। अनाहिता से कहने लगती है कि थोड़ी देर के बाद नाजिया आएगी, घर के सारे काम कर देगी, और उसी तरह शाम में हमको एक बर्थडे पार्टी पर जाना है, तुम अच्छे से रेडी शेडी हो जाओ। और वैसे दरवाजे पर कौन आया था, तो अनाहिता अपनी माँ को कुछ भी जवाब नहीं देती। अनाहिता जिस जगह पर बैठती है उसी जगह पर एक अंगूर का छोटा सा पौधा होता है। दिन ब दिन ये सूखते जा रहा होता है। उसके बाद चैप्टर 5 स्टार्ट होता है, 4th बर्थडे। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। सिद्ध अपने कुछ फ्रेंड्स की मदद से अनाहिता को सरप्राइज देने के लिए उसके बर्थडे के दिन उसके हॉस्टल के बाहर आता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि देर रात होने की वजह से अनाहिता अपने हॉस्टल से बाहर नहीं आती, जिसकी वजह से सिद्ध के फ्रेंड्स ये प्लान करते हैं कि सिद्ध तुम एक वीडियो बनाकर अनाहिता को सेंड कर दो, वो सरप्राइज हो जाएगी। तो सिद्ध उसी तरह से करने पर अनाहिता बहुत खुश होने लगती है। अपने फ्रेंड से कहने लगती है कि किसी ने भी मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन इस तरह से नहीं किया। इसकी फ्रेंड कहने लगती है, मुझे लगता है कि सिद्ध तुमको लाइक करता है, क्या तुम भी सिद्ध को लाइक करती हो? अनाहिता इसका जवाब नहीं देती। प्रेजेंट डे पर सिद्ध अनाहिता की मॉम से मिलने के लिए आता है। एक्चुअली अनाहिता की माँ एक प्रोफेसर होती है। पूछने लगता है कि आंटी अनाहिता को क्या हुआ? अनाहिता की माँ कहने लगती है, अच्छा सुबह में दरवाजे के पास तुम ही थे क्या? एक्चुअली अनाहिता को कैंसर हुआ, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, रिकवर होने के चांसेस है। देखो बेटा, तुम दोनों के बीच पता नहीं क्या हुआ, लेकिन तुम अनाहिता का पास्ट हो, तो मैं ये चाहती हूँ कि अनाहिता को उसका पास्ट कोई भी ना सताए। पहले से ही मेरी बेटी बहुत ही मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रही है, प्लीज तुम अनाहिता से मत मिलो। उसके बाद चैप्टर 6 स्टार्ट होता है, द राइन। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है 2012, जहाँ पर सिद्ध अपने फादर का बिजनेस संभालते रहता है। अब ऑफिस के कुछ लोग सिद्ध से इनडायरेक्टली यही कहने लगते हैं कि तुम आज जो कुछ भी हो तुम्हारे पापा की वजह से हो, बस तुम अपने पापा के बिजनेस को संभाल रहे हो। मतलब सिद्ध को अपने टैलेंट को प्रूव करने ही नहीं देते। इसी एक मीटिंग के बाद जब सिद्ध गुस्से में होता है, उसी वक्त अनाहिता सिद्ध को फोन करने पर सिद्ध के चेहरे पर मुस्कान आने लगती है। एक्चुअली अनाहिता सिद्ध को फोन करके अपने कॉलेज के एक प्रोग्राम पर बुलाती है। सो दूसरे दिन उसी तरह से सिद्ध अनाहिता के कॉलेज पर जाता है। अनाहिता प्योर बंगालन बनकर होती है। मतलब कोलकाता में फेस्टिवल के टाइम जो ड्रेसिंग सेंस चलता है वही कपड़े अनाहिता पहन के होती है। अनाहिता को इस रूप में देखकर सिद्ध और भी फ्लैट हो जाता है। एक्चुअली अनाहिता सिद्ध को यहाँ पर इसलिए बुलाई होती है कि अनाहिता के पास इन दोनों की कोई भी फोटो नहीं। सो स्पेशल डे है, इसीलिए फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पर बुलाती है। तभी उन दोनों के पास अनाहिता के फ्रेंड्स आते हैं, सिद्ध से इंट्रोड्यूस करने के लिए कहते हैं। अनाहिता कहने लगती है कि इसका नाम सिद्ध है और ये मेरा फोटोग्राफी फ्रेंड है। इसी बातों ही बातों में वो बंदा दिनेश भी आता है, जो कुछ दिनों पहले बॉलिंग की थी, सिद्ध बैटिंग कर रहा था, इसका मजाक उड़ाया। दिनेश को देखकर ऐसा लगता है कि ये अनाहिता को लाइक करता है। थोड़ी बहुत बंगाली सीखकर इसे ये कहने लगता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। अनाहिता इसके फ्रेंड्स फोटो खिंचवाने में बिजी हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। अब बेचारा सिद्ध कबाब में हड्डी समझकर चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। उस वक्त जोरदार बारिश भी हो रही होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही अनाहिता सिद्ध के पास आने लगती है। कहने लगती है, अरे सिद्ध, मुझे तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना था, बिना फोटो खिंचवाए तुम कहाँ पर चले? चलो चलो स्माइल करो एक बार। इस तरह से अनाहिता इन दोनों की सेल्फी लेती है अपने कैमरे में। उसी वक्त सिद्ध अनाहिता को रिंग देते हुए प्रपोज करने लगता है कि लगता है अनाहिता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ।
अब यह देखकर अनाहिता शॉक में रह जाती है। मतलब अनाहिता ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बस यही कहने लगती है कि सिद्ध मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। मेरा करियर और भी बाकी है और तुम भी अपने करियर के बारे में सोचो ना। तुम तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे। अनाहिता डायरेक्टली सिद्ध को ना भी नहीं बोलती और हाँ भी नहीं बोलती। अब इसी बातों के दरमियान में वो बंदा दिनेश बार बार अनाहिता को कॉल्स करते रहता है। अनाहिता उसका फोन कट करती रहती है। इस फोन कॉल से इरिटेट होकर सिद्ध फटाफट से कॉलेज के अंदर जाकर उस दिनेश को बहुत मारने पीटने लगता है कि क्यों तुम बार बार अनाहिता को कॉल्स कर रहे हो। उसी वक्त अनाहिता यहाँ पर आकर सिद्ध को रोकने लगती है। सिद्ध को रियलाइज होता है कि इसने जो किया वो गलत किया। उस दिनेश को और अनाहिता को सॉरी बोलने लगता है, लेकिन अनाहिता सिद्ध को यहाँ से जाने के लिए कहती है। इससे कुछ भी बात ही नहीं करती। इस तरह से इन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। उसके बाद सिद्ध ने कभी भी अनाहिता से मुलाकात नहीं की। प्रेजेंट डे पर जाकर मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन अनाहिता को कैंसर है। उसकी माँ उससे मिलने नहीं दिया। उसके बाद चैप्टर 7 स्टार्ट होता है, द फॉलिंग लीफ। अपने शहर वापस आने के बाद सिद्ध अपने कंपनी पर फोकस करने लगता है। अपने फ्रेंड्स के साथ काफी सारे इन्वेस्टर से मुलाकात करता है, लेकिन कोई भी इसके कंपनी पर इंटरेस्ट ही नहीं होता। इस तरफ गोवा में अनाहिता की माँ अपने घर को बेचने की प्लानिंग करती रहती है। काफी सारे लोग आकर इसके घर को देखते हैं, लेकिन घर की प्राइस बहुत ही कम बोलते रहते हैं। इसी दरमियान में अनाहिता के घर में जो ग्रेप का पौधा होता है ना, उसको जिंदा करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन नो यूज। जितना भी ट्राई करो ये दिन ब दिन सूखने लगता है। इस तरफ बेंगलुरु में सिद्ध और उसके फ्रेंड के बीच कंपनी को लेकर एक छोटा सा झगड़ा चलने लगता है। इसी ग्रुप में सिद्ध का एक बेस्ट फ्रेंड होता है। यही एक बंदा सिद्ध की सपोर्ट में होता है। इस तरफ अनाहिता की तबीयत बिगड़ जाने की वजह से उसकी माँ डॉक्टर के पास लाती है। डॉक्टर कहने लगता है कि आंटी ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हुआ, दोबारा ट्रीटमेंट को शुरू से शुरू करना होगा। यह सुनने के बाद अनाहिता की माँ बहुत अपसेट होने लगती है, क्योंकि अनाहिता की माँ के पास जो भी सेविंग्स थे वो सारे पैसे अनाहिता की ट्रीटमेंट में खर्च कर दिया। अब दोबारा ट्रीटमेंट मतलब इट्स टू डिफिकल्ट फॉर हर। इसलिए इसकी माँ अपना घर भी बेचना चाहती है। उसके बाद 8th चैप्टर शुरू होता है, लव। एक दिन सिद्ध उस राधा से मिलने के लिए आता है उसके ऑफिस के पास। एक्चुअली बात यह है कि राधा की एंगेजमेंट टूटने के बाद राधा अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गई। तो रिसेंटली राधा की माँ सिद्ध के पास आकर राधा से मिलने के लिए कहा, ताकि उसको समझाकर वापस इनके पास भेजे। सो इसी के बारे में बात करने के लिए सिद्ध राधा के पास आता है। राधा सोचने लगती है कि सिद्ध इसको अपनाने के लिए आया है, लेकिन जब इसकी माँ की बात सुनती है तो सिद्ध को डांटने लगती है कि तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। सिद्ध कहने लगता है कि प्लीज राधा तुम मुझे अपना 2 मिनट का टाइम दो ना, बस वहाँ उस पोल तक पैदल चलते हैं चलो। राधा पूछने लगती है, तो बताओ क्या तुमने उससे मुलाकात किया? सिद्ध कहने लगता है, मैंने उससे मुलाकात नहीं किया, लेकिन मुझे ये बात पता चली कि उसको कैंसर है, वो रिकवरिंग स्टेज पर है। उसकी माँ ने मिलने से मना कर दिया, इसलिए मैं वापस आ गया। राधा कहने लगती है, अरे ऐसे कैसे वापस आ गए तुम? एटलीस्ट उससे एक बार मिलना चाहिए था। शायद वो किसी से हेल्प चाहती हो, तुम उससे एक बार बात तो करो। बस मेरी तरह एक छोटी सी वॉक पर ले जाओ, शायद बहुत कुछ होगा उसके पास बोलने के लिए। दूसरे दिन बहुत ही हिम्मत जुटाकर सिद्ध अनाहिता के सामने जाता है। अनाहिता सिद्ध को देखते ही अपनी नजरें फिराते हुए इस पर गुस्सा करने लगती है कि मेरे पास दोबारा क्यों आए हो तुम? पहले तो यहाँ से चले गए थे और उसी तरह मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं। इस तरह से और भी काफी सारी बातें बोलकर गुस्सा करने लगती है। सिद्ध कहने लगता है कि मैं यहाँ पर एक पर्पज से आया हूँ। मैं तुम्हारे चेहरे पर पहले की तरह स्माइल देखना चाहता हूँ। जब तक वो स्माइल मुझे नजर नहीं आती मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। थोड़ी देर के बाद अनाहिता के घर में काम करने वाली लड़की सिद्ध के पास आकर कहने लगती है कि एक्चुअली दीदी कभी भी इतना गुस्सा नहीं करती, भाई आप छोटी सी मदद करिए। जब भी दीदी सैड होती वो इस जगह पर जाती रहती है। इस तरह से वहाँ का एड्रेस देने पर सिद्ध वहाँ पर जाता है। वो एक बहुत ही पुराना टूटा हुआ घर होता है, सब काइंड ऑफ वेयर हाउस टाइप। उसके बाद सिद्ध अपने खुद की कंपनी से हट जाता है और अपने सारे शेयर्स बेचकर जो पैसे आते हैं उन पैसों से इस प्लेस को रिनोवेट करने लगता है। एक्चुअली ये प्लेस अनाहिता की मॉम की ही होती है और यहाँ पर सिद्ध अंगूरों का बागीचा बनाने लगता है। वही जो अनाहिता को पसंद होता है ना, वो वाला बिजनेस स्टार्ट करता है। इसी दरमियान में सिद्ध जब जब चोरी चुपके अनाहिता के घर पर आकर उस मरे हुए अंगूर के पौधे को कुछ दवाइयाँ डालकर दोबारा जिंदा करने की कोशिश करते रहता है। फाइनली कुछ दिनों के बाद सिद्ध सब कुछ रेडी कर लेता है। तभी कुछ लोग सिद्ध के पास आकर पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इन लोगों की बातों से सिद्ध को ये बात पता चलती है कि अनाहिता की माँ ने इस प्लेस को कब का बेच दिया। सिद्ध कहने लगता है कि सर मैं आपको दुगना अमाउंट दूंगा, ये प्लेस मुझे दे दीजिए।
लेकिन वो बंदा नहीं मानता। वहाँ का एक बंदा एक बोर्ड को नीचे फेंक देता है। सिद्ध को गुस्सा आकर इसको बहुत मारने पीटने लगता है। उसके बाद क्या था, वो लोग सिद्ध के ऊपर पुलिस कंप्लेंट देने पर पुलिस वाले इसको ले जाते हैं। जब ये बात अनाहिता उसके मॉम को पता चलती है, सिद्ध को बेल दिलवाने लगते हैं, अपने घर पर लाते हैं सिद्ध को। थोड़ी देर के बाद सिद्ध अनाहिता के पास आकर कहने लगता है कि अनाहिता, आज मैं बेंगलुरु लौट जाऊंगा, उससे पहले मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। चलो वहाँ तक जाकर आते हैं पैदल। सो किसी पार्क में जाकर बैठने के बाद अनाहिता कहने लगती है कि सिद्ध, तुम क्यों वापस आए? मेरी दुनिया बहुत ही छोटी है। एक्चुअली मैं किसी को भी अपनी लाइफ में आने नहीं देती, लेकिन तुम मेरी लाइफ में आए। क्या इतने सालों तक मैं तुम्हें याद नहीं आई? सिद्ध कहने लगता है कि तुम मुझ पर गुस्सा थी, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आ नहीं पाया। अनाहिता कहने लगती है कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं थी, मुझे डर लगने लगा था। सिद्ध कहने लगता है कि इतने सालों के बाद मैं तुम्हें देखकर डर गया। मैं दोबारा यहाँ पर तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखने के लिए आया हूँ, लेकिन इस हंसी के पीछे काफी सारे आंसू छुपे हैं। इतने सालों से वो आंसुओं के बूंद बहा दो अनाहिता, प्लीज रो दो, तुम अपने दर्द को आंसुओं के जरिए से बहा दो। ये सुनने के बाद इतने सालों से जो दर्द इसके दिल में छुपा होता है, वो सब कुछ याद करके बहुत फूट फूट के रोने लगती है। उसके बाद जब ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो फुटबॉल का एक बहुत बड़ा पोस्टर नजर आता है। अनाहिता विश करने लगती है कि मुझे मैच देखना है, वहाँ पर ले चलो ना। वुमेन्स फुटबॉल मैच होता है वो। सिद्ध अनाहिता को वहाँ पर ले जाने लगता है। मैच के दौरान अनाहिता को वो 90s का एड याद आने लगता है। सो अनाहिता सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देकर ग्राउंड के पास भागने लगती है। ग्राउंड के बीचों बीच जाकर उसी तरह से डांस करने लगती है। जब दो गार्ड्स अनाहिता को रोकने की कोशिश करने लगते हैं तो सिद्ध उन दोनों गार्ड्स को रोक लेता है। अनाहिता उस खुले ग्राउंड में जी भर के नाचने लगती है। इतने दिनों के बाद इसके चेहरे पर स्माइल नजर आती है सिद्ध को। इसी दरमियान में सिद्ध ये भी ऑब्जर्व करता है जो रिंग इसके लिए लाया था, वो रिंग अनाहिता के उंगलियों में होती है। ऐसे ही डांस करते करते अनाहिता नीचे गिर जाती है। फाइनली सिद्ध की बाहों में अनाहिता की मौत हो जाती है। मरते वक्त इसके चेहरे पर स्माइल ही होती है। ये सब कुछ होने के बाद सिद्ध अनाहिता का ड्रीम फुलफिल करने लगता है। वही सिद्ध ने जो प्लेस खरीदी थी ना, जिसमें ग्रेप्स का बागीचा था, उस प्लेस को खरीदकर फार्मिंग करने लगता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।